नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नगर पालिका एक्ट जो आपके अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रेवेन्यू ऑफिसर नगर पालिका की भर्ती परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको लेकर हमारे जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे थे वो और अन्य स्टूडेंट्स की मांग थी कि सर नियम है वो बार-बार हमारे फिसल रहे हैं। अंदर का मैटर लगभग बच्चों को याद है, लेकिन जो नियमों की संख्या है वो कहीं न कहीं उनके वापस स्लिप हो रही है, याद नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए खैर समय कम है, लेकिन नॉर्मल सा वीडियो, छोटे-छोटे वीडियो हैं, उसके माध्यम से आप हमेशा के लिए उनको याद रख सकते हैं। कभी भूलने का आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा। कुछ मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप इनको गहराई से याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है? चैप्टर फर्स्ट ज़्यादा समय में खराब नहीं करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट में क्या है, 2 धाराएँ हैं, धारा 1 और धारा 2। उन दोनों को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। धारा 1 में क्या है, नगर पालिका जो एक्ट है उसका संक्षिप्त नाम क्या है, कब से प्रारंभ होता है, तो ये तो आपको पता होगा कि ये प्रारंभ होता है आपके 15 सितंबर 2009 से और जो आपको इसको पारित करते हैं वो 11 सितंबर 2009 है। इसका पूरा नाम की बात करें तो राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2000 है। ठीक है? इसमें आने वाली विभिन्न प्रकार की शब्दावलियाँ हैं, उनकी परिभाषा दे रखी है आपकी धारा 2 में। ठीक है? उसके बाद में चलते हैं जहाँ से हमारा सिलेबस शुरू होता है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है? चैप्टर नंबर 2 में पहली है धारा 3। धारा 3 को कैसे याद रखेंगे? देखो, हमें कहीं-कहीं बीच-बीच में ज़रूरत पड़ेगी कि हम एबीसीडी पे जाएँगे। ए, बी, सी, एफ ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे और एफ आता है 6 पे। ठीक है? ऐसे ई आता है 7 पे, एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे। ऐसे आप आगे याद आपको होगा। ठीक है? आपके रीजनिंग में ये चैप्टर रहता है। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे? धारा 3 है, धारा 3 में क्या है? परिसीमन निर्धारण है, परिसीमन निर्धारण है। ठीक है? हम इसी को पकड़ेंगे। क्या कितना नंबर डिजिट है? 3 है, तो धारा 3 को सी से लिंक करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे होगा 3। धारा 3 में परिसीमन के बारे में बता रखा है। इसके बाद चलते हैं धारा नंबर 4। धारा नंबर 4 में इस अधिनियम के तहत छूट। इस अधिनियम में कुछ नगर पालिकाएँ हैं जहाँ पर इस अधिनियम को लागू करने में कठिनाई है, तो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से उस अधिनियम के कुछ पार्ट्स को उस नगर पालिका में लागू न होने से अ, लागू न करने की छूट दे सकती है। तो किसमें? धारा 4 में है। तो देखो 4 है और ये क्या है यहाँ पे? छूट है। ठीक है? 6 के बाद में क्या आता है? 6 और 6। 6 के बाद में जैसे क्या आता है? 6 आता है, 6, 6। ठीक है? तो 4 में क्या है? छूट है। ठीक है? इसके बाद में आ जाओ आप धारा 5 पे। धारा 5 में क्या दे रखा है? स्थापना और निगमन। स्थापना को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट। नगर पालिकाओं की स्थापना और उनका निगमन है। तो एस्टैब्लिशमेंट में ई आता है नंबर 5 पे। नंबर 5 को हम धारा 5 से लिंक करेंगे। तो धारा 5 में क्या है? एस्टैब्लिशमेंट है, स्थापना है और निगमन है नगर पालिकाओं की। ठीक है? इस बाद में भी हमने पढ़ा था 6 और 6 आपस में लिंक हैं। अभी धारा 4 में हमने पढ़ा था, यहाँ पे नगर पालिकाओं की संरचनाएँ हैं, कितने सदस्यों के पद होंगे, किन-किन से मिलकर बनी होंगी, उन सब के बारे में किस दे रखा है आपकी धारा 6 में दे रखा है। 6 में क्या आ रहा है? संरचना आ रही है 6। ठीक है? तो इस तरह हम इसे रख सकते हैं। वैसे भी दूसरा तरीका ये है, कै, ख, घ, घ, ड़, ठीक है? वो 5 हो गए, 5 के बाद में च, च कितने नंबर पे आ गया? क, ख, घ में 6 नंबर पे आता है च, वैसे भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है? अब आ जाओ आप धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 में नगर पालिका की पदावधि। नगर पालिका की पदावधि के बारे में बता रखा है। पदावधि का मतलब कार्यकाल, ठीक है? नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना साल है? 5 साल है, ठीक है? हम कैसे याद रखेंगे? ज़्यादा अंदर का हम आपको बताने की स्थिति में मतलब बताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या है, रूल्स याद रखने हैं और बाकी मैटर किताब में दे रखा है। अगर आपको ये है कि सर अंदर का भी थोड़ा बताना है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अगर अच्छी मात्रा में कमेंट्स आते हैं, लगता है कि बच्चों की रियल में समस्या है, तो ये पूरा अधिनियम है जो हम आराम से 2-3 घंटे में पूरे अधिनियम की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं इसका सावधि।
सावधि से कैसे याद रखोगे? साथ में क्या है, अवधि है, किसकी अवधि है कि नगर पालिकाओं की अवधि है। सावधि खाते होते हैं ना, उस तरह अपन सा का मतलब 7 और अवधि का मतलब कार्यकाल से ले लेंगे। आगे है धारा नंबर 8। 8 में क्या है? नगर पालिका का शासन है। शासन को इंग्लिश में लिखते हैं गवर्न। गवर्न का में आप देखो 8 है, 8 को ऐसे जी को कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, इन दोनों की शक्ल मिली हुई है। 8 में क्या है? गवर्न है। किसका गवर्न है? नगर पालिकाओं का शासन है। ठीक है। 9 को कैसे याद रखोगे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो 9वीं, 9 में क्या है? विभाजन है। किसका विभाजन होगा? वार्डों का विभाजन होगा। थोड़ा थोड़ा तो आपको याद रहेगा, हल्का हल्का। अगर ऐसे कुछ शब्द आपको मिल जाएंगे तो वो आपको वहां तक ले जाएंगे, मतलब आपके कर्म को चेंज नहीं होने देंगे। ठीक है। इसके बाद में धारा 10 में है वार्डों की, वार्डों का अवधारण और निर्धारण है। अवधारण और निर्धारण, यहाँ पे हम इसे पकड़ेंगे नए को। ये नए है, इस यहाँ जो जीरो है, यहाँ पे क्या है? 1 है। इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 0। यहाँ भी नए है। ठीक है। ये आगे भी हमें काम आएगा, ये लिंक तो आपको ध्यान पड़ गया। अवधारण और निर्धारण में क्या है? धारा कौन सी है? 10 में है। उसके बाद में आ जाओ धारा नंबर 11। धारा नंबर 11 में क्या है? निर्वाचन है, इलेक्शन। क्या है? इलेक्शन है। कैसे याद रखोगे? भाई नगर पालिकाओं के निर्वाचन कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। ठीक है। राज्य लोकल चुनाव होते हैं, चाहे पंचायत राज के हो, चाहे आपके नगर निकाय के हो, ये चुनाव कराने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? राज्य निर्वाचन, जो स्टेट के निर्वाचन आयोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो देखो 11 है, तो 11 में 11 को इंग्लिश में लिखते हैं 11। 11 में क्या आता है? ई ए। वैसे ही क्या है? इलेक्शन। किसका इलेक्शन? नगर पालिकाओं का इलेक्शन। लिंक कर लेना, याद रह जाएगा। ठीक है। अजो धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 में क्या है? धारा नंबर 12 में है निर्वाचन आयोग के कार्यों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब होता है अपनी शक्तियों को सौंपना, अपनी शक्तियों को अर्पित करना नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है। तो इसमें क्या है? हमें पता है कि संविधान की जो अनुसूची है, संविधान की अनुसूची है, अनुसूची 12, अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है, शक्तियां दी गई। कौन सी अनुसूची में है? 12 में। 11 में तो पंचायत राज है, और 12 में क्या है? आपके नगर निकाय हैं, उनको दिए गया है। तो 12 में किसके बारे में बता रखा है? शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में बता रखा है। कार्य कार्य बांटे गए हैं, कार्य दिए गए, शायद 18 कार्य हैं नगर पालिकाओं के, पंचायत राज के हैं 29। तो कार्य किसमें दिए गए हैं? आपकी अनुसूची 12 में दिए गए हैं। आपने संविधान पढ़ा होगा तो वहां से कर सकते हो। वहां से नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इसको पकड़ो, योजना प्रत्यायोजन को मानो आप योजना। पूरी पंचवर्षीय योजना कितनी है अब तक? 12 पंचवर्षीय योजना योजना आयोग के माध्यम से हमारे लागू हो गई है, हो चुकी थी। ठीक है। तो वो हमें यहाँ से लिंक करके याद कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाओ धारा नंबर 13। धारा नंबर 13 में क्या है? निर्वाचक नामावली निर्माण। निर्वाचक नामावली कौन क्या होती है? वोटर लिस्ट होती है। वोटर लिस्ट में सभी उन उम्मीदवारों के भी नाम और साथ ही उन सभी मतदाताओं के नाम उसमें होते हैं। तो निर्वाचक नामावली तैयार करवाएगा कौन? करवाएगा राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। इसके लिए एक निर्वाचन रजिस्ट्रीकृत अधिकारी नियुक्त करेगा, वो इसे तैयार करवाएगा। कैसे याद रखना है हमें? देखो यहाँ 13 के बाद में निर्वाचन नामावली के बारे में चर्चा चलेगी। ठीक है। 13 में क्या है? आप कैसे याद रखोगे? 13 नाम, 13 नाम। तेरे नाम एक फिल्म आई थी। ठीक है। तेरे नाम मैंने किया जीवन अपना सारा सनम। ठीक है। तो वो सुना होगा आपने, तो उसके आधार पे आप 13 नाम, नामावली किसमें है? 13 में है। किसमें है? 13 में है। तो ये एक इसकी ट्रिक सी हो जाएगी। 13 के बाद में सीधा निर्वाचक नामावली के बारे में चलेंगे। 14 में क्या है? निर्वाचक नामावली में शामिल को नहीं करें, उसके लिए क्या निरर्हताएं हैं, क्या अयोग्यताएं हैं, उनके बारे में बात कर ली इसमें 14 में। ये आप याद रख लेना। ठीक है। निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं तो जो निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, वो आपसे सूचनाएं लेंगे, डोर टू डोर सर्वे भी करते हैं। तो उनको अगर झूठी आप सूचना देते हैं तो उसकी क्या मिलती है? हमें सजा मिलती है, शायद 1 साल की सजा है, और 2,000 से लेकर 5,000 तक का क्या है? जुर्माना लगाया जा सकता है। तो झूठी घोषणा तो कैसे याद रख लो? झोंपड़ा से याद रख लो आप। झोंपड़ा गाँव में होते हैं झोंपड़े, आजकल तो बहुत कम हो गए, देखने को नहीं मिलते हैं। गाँव की स्थितियाँ काफी बेहतर है। ठीक है। तो झोंपड़ा से झूठी घोषणा, पैसे 15, पैसे 15, पैसे 15 हो जाएगा। झूठा मतलब झूठी घोषणा हो जाएगा। ठीक है। 16 देखो, आप कुछ कुछ तो आपको याद भी रखने पड़ेंगे। 16 आप याद रख लेना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है। ओ, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है। 17 में चलते हैं। देखो जो जिला न्यायालय होते हैं, एक तो देखो
राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए सबसे ऊँचा उसके ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद में क्या है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, सेशन कोर्ट बोलते हैं या सत्र न्यायालय। हाँ, ज़्यादातर जिला लेवल पर क्या होता है, सत्र न्यायालय होता है। 70 से हम 17 को मिलाएँगे। 70 ये निर्वाचन अधिकारी के बारे में बता रखा है, लेकिन हम 70 से क्या करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पे 70 से 17 कहाँ होता है, 17 न्यायालय कहाँ होते हैं, जिला लेवल पे होते हैं। तो उसके आधार पर हम लिंक करके जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में याद कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में जो आप धारा नंबर 18, चुनाव वास्ते कर्मचारी उपलब्ध करवाना, चुनाव वास्ते कर्मचारी उपलब्ध करवाना। यहाँ हम देखते हैं वापिस 18 पे आते हैं। 18 की आकृति कैसी है भाई, 8 बना हुआ है। इधर उपलब्ध है, उपलब्ध में आकृति क्या बन रही है, आधा 8 बनता है। तो ये भी हमें लिंक कराता है कि वो है, वो किस काम का जो तक है, 8 जो तक है, तो चुनाव के बारे में बात चल रही है। चुनाव आयोग, चुनाव वास्ते जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे, स्थानीय लेवल पे कर्मचारी अधिकारी होंगे, वो कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे किस निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए। ठीक है? तो यहाँ हम उसके लिंक करेंगे, उसका लिंक किससे, 8 से है, 8 का मतलब 18। ठीक है? उसके बाद में 19 आप याद रख लेना, जो कर्मचारी लगाएंगे वो प्रति नियुक्ति पर माने जाएंगे। वो ऐसे माने जाएंगे कि निर्वाचन आयोग में ही काम कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है? तो प्रति नियुक्ति मतलब खुद के डिपार्टमेंट के अलावा, मूल डिपार्टमेंट के अलावा अन्य डिपार्टमेंट में काम करना क्या कहलाता है, प्रति नियुक्ति कहलाता है। तो वो किसमें है आपका, 19 में है। 19 में नी आता है, तो नी को नी से भी लिंक करके आप याद करते हो, प्रति नियुक्ति नी। ठीक है? के बाद में 20 है, 20 में निर्वाचक नामावली जो तैयार करेंगे उसके लिए अधिकारी को लगाएंगे। वो अपने क्या पता कोई हित के चक्कर में वो अपने कर्तव्य का पूरी तरह सद्भावनापूर्ण उपयोग नहीं कर रहा हो, कोई अपने कर्तव्य को भंग कर रहा हो, ऐसी स्थिति में का उल्लेख किसमें है, धारा 20 में है। अपने निर्वाचक नामावली तैयार करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य भंग करने पर, ठीक है, उल्लेख है, सजा का प्रावधान है। उसमें भंग को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रीच। ब्रीच का मतलब अपनी प्रतिज्ञा भंग करना, अपने काम को भंग करना। ठीक है? तो ब्रीच, और ब्रीच को, ब्रीच से देखो आपको लिंक मिल रहा है, ब्रीच का मतलब हो गया 20 है। ठीक है? यहाँ से आप इसे करके याद रख सकते हैं। इसके बाद में धारा 21 है। धारा 21 में सदस्य होने की अर्हताएं, सदस्य होने की अर्हताएं मतलब नगर पालिका के जो वार्ड पार्षद बनते हैं, ठीक है, उनके सदस्य बनने की अर्हताएं क्या हैं। ठीक है? सदस्य बनने की देखो अभी हमने पढ़ा था निर्वाचन नामावली के बारे में। निर्वाचन नामावली में शामिल होने होंगे, उनकी अर्हताएं दे रखी थी किसमें, आपके 14 में। ठीक है? वो सदस्य, वो तो किसी मतदाताओं के बारे में थी, यहाँ सदस्य बनेंगे उनके लिए है, अर्हता है। तो आप याद रखो सीधा ही, 21 साल का होगा तब क्या होती है, शादी होती है। 21 साल बाद में ही उस शादी की क्या होता है, योग्य होता है। तो योग्यता, अर्हता को हिंदी में दूसरा नाम क्या है, योग्यता है। अगर दूसरा नाम क्या है, योग्यता है। तो योग्य कब होंगे, जब शादी की उम्र कितनी होगी, 21 होगी, तब ही योग्य होंगे। इस तरह आप याद रख सकते हो। एक विशेष प्रावधान है धारा 21 में। अगर ये प्रावधान आपकी समझ में नहीं आया हो, थोड़ा क्लिष्ट है, तो आप मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं। उसके आधार पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ। ठीक है? नेक्स्ट है धारा 22 है। धारा 22 आप कैसे याद रखोगे, धारा 22 में क्या है, धारा 22 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, कोई भी एक से अधिक वार्ड में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। एक बार में एक जगह से आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मतलब दो या दो से अधिक जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 या 2 से अधिक जगह पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस में आ जाएगा, 22 में आ जाएगा। एक जगह से चुनाव लड़ना होगा। अगर फॉर्म भर दिया तो अंतिम तिथि होगी उसके शाम को वापस देने की, उसके 3 बजे तक वापस देना, अपना उम्मीदवारी वापस देनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे माना जाएगा कि सभी जगह से उसने फॉर्म ही नहीं भरा, सभी जगह से उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। 23 में क्या है, चुनाव लड़ने के लिए प्रचार प्रसार करेगा, तो प्रचार प्रसार करने के दौरान उसे काफी सावधानी रखनी पड़ती है। आदर्श आचार संहिता का क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। अगर नहीं तो उसके लिए क्या है, कुछ प्रतिबंध है, उसका उल्लेख इसमें 23 में है, ये आप याद रख लेना। अभी हमने बात करी थी धारा 14 की। धारा 14 में तो क्या है, निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली तैयार करने में जो आपकी क्या थी,
अयोग्यता थी उसकी बात थी, उसकी निरर्हता की बात थी, और अब ये है सदस्य बनने के लिए साधारण निरर्हताएँ। मतलब 14 और 24 दोनों में 10 का गैप है, लास्ट में 4-4 है, दोनों में निरर्हताओं की बात है। पहले निर्वाचक नामावली की बात होती है क्योंकि 13 नाम 13 नंबर पे आता है, 13 के बाद में 14 पे आएगा। निर्वाचक नामावली में शामिल होने के नहीं, किसी से नहीं करेंगे, उसकी निरर्हताएँ क्या होंगी उसके बारे में किसी में दे रखा है, 14 में दे रखा है। ऐसे ही 24 में सदस्य के लिए साधारण निरर्हताएँ क्या होंगी, किसी सदस्य नहीं माना जाएगा, क्या है अयोग्यता होंगी, तो अयोग्यता के बारे में बता रखा है। तो 14 और 24 दोनों अयोग्यता के बारे में बताता है। पहले नंबर आता है 14 का, 14 तो के लिए निर्वाचक नामावली के लिए, और 24 बताता है हमें किसके लिए, 24 बताता है हमें साधारण सदस्यों के लिए। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ आप धारा 25। धारा 25 में क्या है, मतदान के लिए अधिकार, मतदान के लिए अधिकार। मतदान का अधिकार है, कैसे याद रखोगे, माथा 25 याद रख लो, माथा 25। माथा का मतलब मत और 25 का मतलब 25, 25 का मतलब 25। चुनाव के समय माथा 25 हो जाती है, हम हमारा अधिकार उसका प्रयोग करके सीधे ही घर पे आ जाते हैं। फालतू के माथा 25 नहीं हो, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं। मतदान का अधिकार है, मत देने जाएंगे तो किस रीति से देंगे, किस माध्यम से देंगे, तो देखो वोटिंग मशीन है या आपको बैलेट पेपर दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप वोट दे सकते हो। ये बता रखा है कि किसके माध्यम से हम वोट नगर निकाय में देंगे, इसका उल्लेख किसमें है, 26 में है, ये आप याद रख लेना। प्रोक्सी मतों के लिए मना करा गया है, ऐसे नहीं कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति मत देकर आ जाए, इसकी यहाँ पर मनाही की गई है। ठीक है, इसके बाद में धारा 27। धारा 27 कैसे याद रखोगे, आस्था से याद रख सकते हो। आस्था आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति, आका मतलब आकस्मिक और सत्ता का मतलब 27। ठीक है, आकस्मिक रिक्तियां मतलब क्या है, कई बार क्या है निर्वाचन के बाद में कोई सदस्य खत्म हो गया, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, किसी को हटा दिया गया, तो उसकी रिक्त सीट को कैसे भरेंगे, उसी जाति के रिजर्वेशन से भरेंगे। ठीक है, और अन्य कोई प्रावधान है उसके बारे में इसमें बता रखा है, किसमें 27 में। 28 में क्या है, अठन्नी से याद रख लेना। 28 में क्या है, निर्वाचन अपराध है, अठन्नी। ठीक है, अठन्नी में क्या है, 28 और निर्वाचन अपराध, निर्वाचन अपराध के बारे में बता रखा है इसमें 28 में। ठीक है, निर्वाचन में अपराध होते हैं उनके बारे में बता रखा है। भ्रष्ट आचरण किसमें है, आपके 29 में, ये आप याद रख लेना। अपराध के बाद में अपराध की प्रकृति है कौन सी, भ्रष्ट आचरण वो आ जाएगा। इसके बाद में 30 नंबर है, यहाँ से कोर्ट की न्यायालय के बारे में आता है। ठीक है, देखो 30 नंबर बहुत साधारण चीज है, आप बहुत शांत साधारण तरीके से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। सी का मैंने बताया, सी का मतलब कितना होता है 3, और कोर्ट को कितना लगा दिया अपन ने 0। कोर्ट के बारे में बता रखा है 30 में, तो 30 में क्या है, निर्वाचन के मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता पे क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। वो न्याय निर्णय नहीं करेगी, क्या लगा रखी है कि वो न्याय निर्णय नहीं करे, न्याय निर्णय सीधे ही नहीं करे। कौन नहीं करे, सिविल न्यायालय कोई निर्वाचन संबंधी मामलों में सीधे न्याय निर्णय नहीं करे। ठीक है, अगर उसके न्याय याद कैसे रहोगे, 30 का मतलब कोर्ट के बारे में है, सी का मतलब 3 और ओ का मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी के हितों का हनन हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, वो तो अगर आपको न्यायालय की सहायता लेनी तो न्यायालय में आप याचिका के माध्यम से जा सकते हो। निर्वाचन याचिका है उसके माध्यम से आप जा सकते हो, जिसका उल्लेख 31 में है। ठीक है, तो निर्वाचन याचिका 31 में याद रख लेना। 32 में क्या है, निर्वाचन याचिका के लिए गए आप, निर्वाचन याचिका में क्या हुआ, आपका जो भी फैसला आपके खिलाफ आया तो आप उसके विरुद्ध कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट में अपील करे, हाई कोर्ट के अपील के विरुद्ध अपील करी, हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो क्या होगा, अंतिम होगा, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो इसके बाद में बीच में रह गया आपका 33 नंबर। 33 नंबर को कैसे याद रखोगे, निर्वाचन शून्य, याद रखना 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक सदस्यों को क्या कर दिया जाए, अयोग्य घोषित कर दिया जाए। 2/3 से अधिक सदस्यों को अगर अयोग्य घोषित कर देते हैं तो वहाँ का चुनाव शून्य माना जाता है, वहाँ के चुनाव से माना जाएगा कि वहाँ चुनाव ही नहीं हुए थे। कैसे याद रखोगे, शून्य कब आता है, 3 - 3 करेंगे तो क्या आता है, शून्य आता है। तो धारा 33 में क्या है, शून्य है। ठीक है, शून्य क्या है, निर्वाचन शून्य है। इस तरह हम याद रख सकते हैं। ये देखो आपको सीधे याद रखना पड़ेगा, कोर्ट का मैटर चल रहा है। कोर्ट ने, कोर्ट के बारे में पहले 30 में है, 30 में है कि न्यायालय में नहीं जा सकते, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, निर्वाचन याचिका से जाएंगे। निर्वाचन याचिका में कोई फैसला कौन, निर्वाचन याचिका कहाँ लगाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाएंगे, वहाँ उस कोर्ट के खिलाफ अगर वो फैसला आपके पक्ष में नहीं आता तो आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में
जा सकते हैं, ठीक है? और अगर वहाँ पे फैसला आता है कि 2/3 से अधिक सदस्य क्या हो गए, अयोग्य घोषित हो गए चुनाव में, तो क्या हो जाएगा, निर्वाचन शून्य हो जाएगा। न्यायालय, उच्च न्यायालय के खिलाफ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। अंतिम न्यायालय है हाई कोर्ट ही निर्वाचन मामलों में, नगर पालिका के मैटर में। इसके बाद में धारा 35 में है कुछ अन्य निर्भरताएं, ठीक है, जो किसमें है, आपके 29 और 30 में के दायरे में अगर कोई सदस्य आ रहा है तो वो भी उसकी क्या कहलाएगी, निर्भरताएं कहलाएगी, ठीक है। एक निर्भरताएं हमने कहाँ पढ़ी थी, एक निर्भरताएं हमने 24 में पढ़ी थी सदस्यों के लिए, उसके बाद में उसमें और ऐड होती है कहाँ पे, आपके 35 में, कि इसमें 28 और 29 के दायरे में आता है तो भी उसकी निर्भरताएं बढ़ सकती हैं, ठीक है। धारा 26-30 में निर्भरता काल अवधि कम या हटाना, ठीक है। इसके तहत अगर निर्वाचन अपराध के तहत अगर मान लो उनकी अवधि होगी कि भाई 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उसकी अवधि को निर्वाचन आयोग कम या कर सकता है, हटा सकता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। इसके बाद में आपके 37, 38, 39, ठीक है, इनकी एक ट्रिक है, सत्य हटा जांचवाद। सत्य हटा जांचवाद, सत्य का मतलब है शपथ, सत्य का मतलब शपथ है, त्याग का मतलब है त्याग पत्र है, और हटा का मतलब हटाने के, सदस्यों को कैसे हटाएंगे, और हटाने के बाद भी हटाने या रिटायरमेंट, ठीक है, कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जांच जारी रह सकती है, उसके बारे में बता रखा है इसमें 40 में, कार्यकाल समाप्ति बाद भी जांच जारी रहे उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखोगे, सत्य हटा जांचवाद, सत्य कब हटा, जांचवाद में हटा, ठीक है। ट्रिक याद नहीं है तो भी हम कर सकते हैं, शपथ, शपथ में 37 में से लिखेंगे, और इधर शपथ में क्या आ रहा है भाई, शपथ में क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा। 37 में क्या है, शपथ है, उसके बाद में 38 में क्या है, त्याग पत्र है, और 39 में क्या है, सदस्यों को हटाने के बारे में बता रखा है। और पदावधि अगर समाप्त होगी तो भी अगर मान लो कोई अपराध किया है, कोई जांच चल रही है तो जारी रहेगी, ठीक है, जांच रुकेगी नहीं। इसके बाद में जो आप नेक्स्ट है आपके धारा 41 में, धारा 41 में जो 39 और 40 हटाते हैं सदस्यों को, जांच बाद में अयोग्य पाया जाता है, ठीक है, कोई दोष साबित हो जाता है तो 6 साल तक उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं कि 6 साल तक वो चुनाव आगे नहीं लड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में धारा 42 है, एक समय एक पद, अगर कोई व्यक्ति चुनाव में जीत जाता है, ठीक है, नगर पालिका के में, बाद में अन्य चुनाव लड़ता है, तो वो ऐसे नहीं कि सांसद भी रह ले, विधायक भी रह ले, नगर पालिका सदस्य भी रह ले, एक समय एक पद पे रहेगा, ठीक है, ये आप याद रख लेना। 43 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बता रखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन चुनाव के बारे में बता रखा है। यहाँ हम पकड़ेंगे 43 को, 43 की आकृति आपको दिख रही होगी, ए की आकृति बनती है, ए या ऊ की आकृति बनती है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किसमें दे रखा है, 43 में दे रखा है। और फिर बाद में है, इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे, चुनाव में अगर कोई चुनौती देनी है, उनको लगता है कि न्यायालय के अनुसार सही नहीं है, तो उसकी विधि मान्यता के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, तो उसके बारे में किसमें दे रखा है, आपके 44 में दे रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट है 45 ट्रिक है आपकी MOS, मेजर वर्क, अदर वर्क और स्पेशल वर्क, ठीक है। नगर पालिका के मुख्य कार्य, नगर पालिका के अन्य कार्य, नगर पालिका के विशेष कार्य, MOS से आप याद रख सकते हैं। 45, 46, 47 नंबर पर ये आपको देखने को मिलेंगे। 45 में है प्रमुख कार्य, 46 में है आपके अन्य कर्तव्य हो गए, अन्य कार्य हो गए, और 47 में है विशेष कार्य, ठीक है, 47 है विशेष कार्य, ठीक। नेक्स्ट है आपका वही 48 आ गया। 48 में आकृति मैंने बताया था, 8 की आकृति से आप हल्का सा लिंक रहेगा ये, आप कहोगे सर तो बार बार में 8 भी आ रहा है, बार बार में 3 भी आ रहा है, लेकिन आपको तो पता है कि क्रम क्या चल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात होगी, अध्यक्ष के बारे में बात होगी, ये लिंक तो आपको पता ही कि लाइन कौन सी चल रही है, ये आपसे ऊपर नीचे नहीं हो, बस इसके लिए ये लिंक है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किसमें है, 43 में है, और बाद में किसमें आता है, 48 में भी आता है। इनके कर्तव्य क्या होंगे उसके बारे में बता रखा है। इसके बाद में जो आप 49 नंबर पे जो आपके मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं, उनकी शक्तियां और कर्तव्य का उल्लेख इसमें है, 49 नंबर में है, ठीक है, ये आप याद रख लेना। 50 भी याद रख लेना। 50 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यभार के बारे में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य अपना कार्यभार कैसे देंगे, है ना, कार्यकाल समाप्त होने पर या हटाने पर किसको देंगे, कैसे देंगे, उसके बारे में उल्लेख इसमें कर रखा है।
नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति। तो इनकी बहुत शानदार ट्रिक है, आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएँगी और उससे आपके पूरा चैप्टर ये भी याद हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। मेरे अनुसार आप सभी के अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट था लेकिन एग्ज़ाम भी नज़दीक है इसलिए फास्ट कराना ज़रूरी था। धन्यवाद, जय श्री श्याम।